हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन मानव जनन का पार्ट 2। इसके और भी पार्ट मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल रखा है, आप वहां से उसे देख भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मेल ह्यूमन बॉडी हैज ए स्पेशल सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। नर मानव शरीर में एक विशेष तंत्र होता है जो जनन के लिए जिम्मेदार है, उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो ह्यूमन बॉडी है, इंसान का शरीर, मनुष्य का शरीर, वो मादा का हो या फिर नर का हो, मतलब मेल फीमेल का हो या मेल का हो, उनके शरीर में बहुत सारे सिस्टम होते हैं। ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, ठीक ना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, एस्केलेटरी सिस्टम, कंकाल तंत्र, मांसपेशी तंत्र जिसको मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। इसी तरह बहुत सारे तंत्र होते हैं, सिस्टम होते हैं इंसान के बॉडी में। ठीक है, तो जो ह्यूमन है, खासतौर पे इंसान, उसमें जो प्रकृति है, जो नेचर है, जो ईश्वर है, उन्होंने विशेष तंत्र दिए हैं, एक विशेष सिस्टम दिया है जिसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। ठीक है, ये मादा में भी होता है, उसे हम लोग मादा जनन तंत्र कहते हैं, और मेल में भी होता है, नर में भी होता है, उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। तो आज हम लोग नर जनन तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो खास तौर पे मेल में क्या होता है, एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कि जनन के लिए, खासतौर पे रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कि मनुष्य के शरीर का एक ऐसा तंत्र जो जनन में भाग लेता हो, उसे नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मतलब एक शिशु को जन्म देने की क्षमता रखता हो एक ऐसा तंत्र, ठीक है, उसे हम लोग नर जनन तंत्र कहते हैं। ठीक है, कहता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड into two types of organs। नर जनन तंत्र दो प्रकार के अंगों में बटे होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन का बॉडी होता है ना, उसमें जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो खास तौर पे दो अंगों में बटे रहते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसको हिंदी में कहते हैं द्वितीयक जनन अंग। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन करके इसको जान लेते हैं कि प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, और द्वितीयक जनन अंग मतलब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इन दीज ऑर्गन फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट, स्पर्म एंड पास आउट फ्रॉम बॉडी। मैं हिंदी में भी पढ़ देता हूं। प्राथमिक जनन अंग, इन अंगों में नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है तथा शरीर के बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो नर जनन तंत्र है उसके जो कुछ अंग हैं वो प्राथमिक जनन अंग कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाते हैं। और इन ऑर्गन में, इन अंगों में क्या होता है कि गैमिट्स बनते हैं। इससे पहले वाले जो सेकेंड चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने फ्लावर्स के बारे में, फूलों में जो गैमिट्स के बारे में पढ़ा था, इस प्रकार का गैमिट इसमें भी बनता है, लेकिन इसका गैमिट इंसानों में थोड़ा अलग होता है और फूलों में अलग होता है। ठीक है, तो नर के अंदर, मेल के अंदर, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, जनन अंग में, है ना, गैमीट का निर्माण होता है, युग्मक का, जिसको कि हम लोग शुक्राणु बोलते हैं। ठीक है, तथा क्या करता है ये प्राथमिक जनन अंग, शरीर से बाहर निकाल देता है किसको, इस युग्मक को, इस गैमीट को, ताकि मादा के अंदर जा सके और एक शिशु का निर्माण हो सके। तो प्राथमिक जनन अंग का, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का क्या काम है, ये सबसे पहले गैमीट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब युग्मक का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या काम करेगा कि ये युग्मक को शरीर से बाहर निकालेगा। ठीक है, तो हम लोग एक बात यहाँ और जान लेते हैं कि जो नर में, मतलब मेल में जो युग्मक बनता है इंसानों में, उस युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग क्या करता है, युग्मक बनाता है और युग्मक को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, आगे क्या कहता है, इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन, इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं। ठीक है, ये जो प्राथमिक नर जनन अंग होता है, प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, ये बहुत सारे
अंगों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है, वो ये होते हैं, स्क्रोटम होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में विरसन कोश कहते हैं। दूसरा टेस्टिस होता है, जिसको हिंदी में विरसन कहते हैं। तीसरा मेल एसेसरी डक्ट होता है, जिसको हिंदी में नर जनन नलिका कहते हैं। चौथा पेनिस होता है, जिसको हिंदी में सीसन कहते हैं। और जो पांचवा होता है वो मेल एसेसरी ग्लैंड होता है, जिसे नर जनन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे अंग हैं, ऐसे ऑर्गन हैं जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है, ये फिगर है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है, नर जनन तंत्र का। ठीक है, इस डायग्राम में मैं आपको कुछ ऑर्गन के बारे में बताता हूँ। जैसे आपको ये जो दिख रहा है, ये बाहर में, इसको हम लोग बोलते हैं पेनिस, सीसन। ये जो सीसन है ना, पेनिस, इस होके मूत्र बाहर निकलता है, यूरिन बाहर निकलता है, और साथ ही सीमेन भी बाहर निकलता है, मतलब वीर्य भी बाहर निकलता है इस होके। ठीक है, और दूसरा डायग्राम यहाँ पे है, इसको हम लोग टेस्टिस बोलते हैं, हिंदी में विरसन बोलते हैं। इसी टेस्टिस के अंदर, इसी विरसन के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्रंथियाँ हैं, जैसे ये सेमिनल वेसिकल्स है। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये बल्बूथरल ग्लैंड है, जिसको कॉपर ग्लैंड बोलते हैं। इस प्रकार से कुछ ग्लैंड भी है। यहाँ एक नली है, डक्ट है, यहाँ भी बहुत सारे डक्ट हैं। तो खैर, इन सब अंगों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने जो प्राथमिक नर जनन अंग के बारे में बात किया था, जिनमें कि स्क्रोटम के बारे में हम लोगों ने सुना था, तो अभी हम लोग स्क्रोटम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कहता है इट इज अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन डिवाइडेड इनटू 2 सेपरेट सेक। विरसन कोश, यह एक थैलीनुमा गहरे रंग का एक चमड़ी होता है जो 2 अलग थैली में विभक्त रहता है। ठीक है, क्या कहता है कि जो स्क्रोटम होते हैं ना, स्क्रोटम, जिसको कि हिंदी में विरसन कोश कहते हैं, ये क्या होता है कि यूं एक थैलीनुमा रचना होती है शरीर के बाहर, उदर गुहा के बाहर होती है। उदर गुहा मतलब पेट के जो बाहर वाले हिस्से होते हैं, वहाँ पे होती है, कुछ इस प्रकार का रचना होता है। ठीक है, और ये ना चमड़ी की एक थैली होती है, जैसे थैलीनुमा रचना दिख रहा है, चमड़ी की थैली होती है, और इसी के अंदर ना विरसन होता है, टेस्टिस होता है। ठीक है, इसी के अंदर टेस्टिस होता है। तो कहता क्या है कि सबसे पहली बात, ये थैलीनुमा गहरे रंग की चमड़ी होती है, मतलब ये डार्क कलर होता है, गहरा ब्राउन कलर का रंग होता है। ठीक है, और कहता क्या है कि 2 अलग थैली में विभक्त रहता है, मतलब कि यहाँ से एक थैली अलग हो गई। ठीक है, और यहाँ से फिर एक थैली अलग हो गई, 2 अलग अलग थैली। तभी तो 2 अलग अलग जगह पे 2 टेस्टिस रहते हैं, 2 अलग अलग विरसन रहते हैं। स्क्रोटम सेक इज नोन एज स्क्रोटल सेक एंड इच सेक कंटेन 1 टेस्टिस। विरसन कोश को अंडकोश की थैली भी कहते हैं, तथा प्रत्येक थैली में एक विरसन होता है। ठीक है, तो अभी अभी हम लोगों ने जो डायग्राम देखा था विरसन कोश का, ठीक ना, तो उस विरसन कोश को हम लोग अंडकोश की थैली भी कहते हैं। ठीक है, मतलब स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, है ना। और जैसा कि ये प्रत्येक थैलीनुमा रचना है, तो ये प्रत्येक एक थैली में एक टेस्टिस होगा। ठीक है, फिर इस एक थैली में एक टेस्टिस होगा। तो इस प्रकार से, है ना, स्क्रोटम जो होते हैं उसको हम लोग स्क्रोटल सेक भी कहते हैं, और प्रत्येक स्क्रोटल सेक में एक विरसन होता है, एक मतलब कि टेस्टिस होता है। ठीक है, आगे हम लोग जान लेते हैं कि ये जो स्क्रोटम होता है या स्क्रोटम सेक जो होता है, विरसन कोश, इसका काम क्या होता है। ठीक है, जनरली ये तो शरीर के बाहर होता है, वैसे तो इसका कुछ खास काम है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शुक्राणु के लिए। ठीक है, तो जानते हैं आगे। कहता क्या है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस इन द स्क्रोटम इज अबाउट 2 डिग्री सेल्सियस टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। विरसन कोश के अंदर विरसन का सामान्य तापमान अंतः शरीर के तापमान से 2 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम रहता है। दिस टेम्परेचर इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर डेवलपिंग स्पर्म। यह तापमान विकसित कर रहे शुक्राणु के लिए सही तापमान है। अभी जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो ये डायग्राम किसका है,
एस्क्रोटम सेक का है, ठीक है, मतलब एस्क्रोटल सेक का ये डायग्राम है जिसके अंदर ये टेस्टिस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या कहता है कि जो ये बाहर की तरफ जो ये हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, तो ये एस्क्रोटम का है ना, एस्क्रोटल सेक का है। ये क्या करती है कि टेस्टिस को, इसके अंदर रहने वाले टेस्टिस के तापमान को, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, नियंत्रित करके रखती है। कितना? तो शरीर के तापमान से, मतलब बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर है, शरीर के जो अंदर का तापमान है, उससे 2 डिग्री सेल्सियस या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। मतलब क्या है कि अगर शरीर का जो अंदर का तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उस अनुसार से ये टेस्टिस का, विरसन का जो तापमान होगा वो कितना हो जाएगा, है ना, 35 डिग्री मतलब 35 डिग्री सेल्सियस, या 34.5 डिग्री सेल्सियस मतलब 34.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो तापमान इसका कम करके रखा जाता है वो इसी एस्क्रोटल सेक के द्वारा, इसी एस्क्रोटम के द्वारा, है ना, विरसन कोश के द्वारा इसे तापमान रहता है। ये तापमान इसलिए कम रहता है ताकि इस टेस्टिस के अंदर, विरसन के अंदर बनने वाले शुक्राणु, स्पर्म जो होते हैं, उनको जिस प्रकार का तापमान चाहिए वैसा तापमान ये एस्क्रोटम इन्हें देता रहता है, ठीक है। अगर इनका तापमान बढ़ जाएगा या किसी कारणवश से घट जाएगा तो क्या होगा, इसमें बनने वाले शुक्राणु की, स्पर्म की मौत हो जाएगी, डेथ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये विरसन कोश एस्क्रोटल से क्या करता है, इस टेस्टिस के अंदर बनने वाले स्पर्म को बचा के भी रखता है, ठीक है। आगे कहता है, व्हेन द बॉडी इज चिल्ड द स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट्स एंड ब्रिंग द टेस्टिस क्लोजर टू द पेल्विक कैविटी। जब शरीर ठंडी होती है तब चिकनी मांसपेशी सिकुड़ती है तथा विरसन श्रोणि गुहा के नजदीक चला जाता है। When the temperature drops, movement of testis towards the pelvic cavity allows the testis to absorb heat from the rest of the body so that the sperm cells do not become chilled. जब विरसन कोश का तापमान घट जाता है तब विरसन श्रोणि गुहा की तरफ चला जाता है और विरसन शरीर के दूसरे हिस्से से गर्मी अवशोषित कर लेता है ताकि शुक्राणु कोशिका ठंडा होने से बचा रहे। कहने का क्या मतलब है कि जो ये टेस्टिस है ना, टेस्टिस, यहाँ आपको विरसन का जो चित्र दिख रहा है, ये क्या होता है खासतौर पे ठंडी के मौसम में, ठीक है, ठंडी के मौसम में, या यूँ कहे जब हम लोग छोटे बच्चे को स्नान करवाते हैं तो देखे होंगे उनका जो टेस्टिस का ये हिस्सा होता है, जब हम लोग उसको स्नान करवाते हैं या खासतौर ठंडी के मौसम में होता है, तो ये टेस्टिस का जो ये भाग है ना, ये सिकुड़ जाता है, या यूँ कहे कि छोटा हो जाता है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है और हमें लगता है क्या कि विरसन छोटा हो गया। दरअसल बात ये नहीं है कि यहाँ विरसन छोटा हो गया, ठीक है। विरसन क्या होता है कि वो अंदर की तरफ, ये श्रोणि गुहा जो हिस्सा है, ये जो पेल्विक कैविटी वाला, इस प्रकार यहाँ जो हिस्सा होता है, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी, श्रोणि गुहा। तो इसी भाग में ये टेस्टिस क्या होता है, चला जाता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, टेस्टिस छोटा बड़ा नहीं होता है, ये बस यहाँ से यहाँ चला जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से यहाँ ले जाने में मदद करता है ये एस्क्रोटम। ये एस्क्रोटम सिकुड़ जाती है। जब एस्क्रोटम सिकुड़ेगी तो स्वाभाविक बात है कि टेस्टिस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, है ना, और ये क्या होता है, श्रोणि गुहा मतलब पेल्विक कैविटी में चला जाता है। जब ये पेल्विक कैविटी में चला जाता है तो शरीर के अंदर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसी तापमान से ये क्या करता है, अपना भी तापमान अवशोषित करता है, टेम्परेचर लेता है। ये ऐसा इसलिए करता है ताकि इस टेस्टिस के अंदर बन रहे शुक्राणु, जो टेस्टिस के अंदर, विरसन के अंदर शुक्राणु बन रहा है, स्पर्म बन रहा है, वो स्पर्म सेल, शुक्राणु कोशिका क्या हो, मरे नहीं, ठंडा नहीं हो। अगर वो ज़्यादा ठंड हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा, इस टेस्टिस में बनने वाले जो भी सेल्स हैं, जो भी स्पर्म शुक्राणु है, वो डेथ कर जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए ये क्या होता है, श्रोणि गुहा मतलब पेल्विक कैविटी की तरफ चला जाता है और शरीर के अंदर वाले हिस्से से गर्मी को अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और जब पुनः, है ना, ये क्या होता है कि तापमान फिर शरीर का नॉर्मल हो जाता है, ठंडा या कम हो जाता है, ये पुनः क्या होता है, ठीक हो जाता है। द स्क्रोटम रिमेन्स
कनेक्टेड विथ द एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी बाय इग्न्यूअल कैनाल्स। विरसन कोश उदर गुहा या श्रोणि गुहा के वक्षण नाल द्वारा जुड़ा होता है। क्या कहता है कि ये जो टेस्टिस है ना, टेस्टिस, ये विरसन, ये क्या करता है कि अब तो चूंकि ये शरीर से बाहर है, मतलब कि उदर गुहा से, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, तो ये टेस्टिस जो होता है विरसन, ये शरीर मतलब कि उदर गुहा से इस स्क्रोटम के बीच में एक नली गुजरती है, यहाँ से यहाँ तक में एक नली गुजरती है, जिस नली से ये जुड़े रहते हैं, टेस्टिस जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसी नली को हम लोग इग्न्यूअल कैनाल्स बोलते हैं और हिंदी में वक्षण नाल बोलते हैं। ठीक है, तो इसी वक्षण नाल, इग्न्यूअल कैनाल से टेस्टिस क्या होता है, जुड़ा रहता है। द स्पर्मेटिक कोड फॉर्म्ड फ्रॉम द स्पर्मेटिक आर्टरी, वेन एंड नर्व बॉन्ड टुगेदर विद कनेक्टिव टिश्यू passes into the testis through इग्न्यूअल कैनाल्स। विरसन रज्जु का निर्माण विरसन धमनी, विरसन शिरा तथा तंत्रिका के आपस में संयोजी उत्तक से बंधे होने के कारण होता है, जो वक्षण नाल से होते हुए विरसन में जाता है। कहता क्या है कि अभी अभी हम लोगों ने जाना कि जो टेस्टिस जो होता है वो एक इग्न्यूअल कैनाल से जुड़ा रहता है, वक्षण नाल से जुड़ा रहता है। ठीक ना, मतलब कि उदर गुहा पेल्विक कैविटी वाले हिस्से से और टेस्टिस के बीच में इग्न्यूअल कैनाल होता है, ये जो वक्षण नाल होता है ना, ये क्या सब चीज से मिलके बना होता है, ये आर्टरी से, वेन से और नर्व से मिलकर बना होता, मतलब धमनी से, शिरा से तथा तंत्रिकाओं से मिलकर ये बना होता है। ठीक है, जो इसको सपोर्ट करता है, इसको सहारा प्रदान करता है। साथ में है ना संयोजी उत्तक भी यहाँ पे रहते हैं, जिससे इसको सहायता मिलता है, सपोर्ट मिलता है, जिसके सहारे ये जुड़े रहते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन से जुड़े और भी वीडियो मैंने पार्ट वाइज दे रखे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट्स।